वेलकम माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार चौधरी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर स्कूल शेरघाटी, आज फिर आप लोग के सामने हाजिर हूँ फिनॉल और ईथर लेकर। तो आए हम लोग आज इसके बारे में जाने, चूँकि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्रैश कोर्स है और क्रैश कोर्स में जो चलती है सब्जेक्ट वो शॉर्टकट चलती है और पहले ही हम आपको इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो नामकरण तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने स्पेशल आप लोगों को वीडियो दिया हूं। हम डायरेक्ट इसका बनाने की विधि और गुण का स्टडी करेंगे। तो आए हम लोग सर्वप्रथम देखें फिनॉल। कल याद होगा जो प्रीवियस मैंने क्लास लिया उसमें बताया था बेंजीन के बारे में, एनिलीन के बारे में, बेंजोनियम डाइक्लोराइड के बारे में स्पेशल वर्णन किया था। तो बेंजोनियम डाइक्लोराइड कहा था कि इसलिए बता रहा हूं ताकि इससे बहुत से यौगिकों का निर्माण होता है और प्रयोगशाला विधि फिनॉल का उसी के द्वारा निर्माण होती है। आइए देखें, बेंजोनियम डाइक्लोराइड को जलीय विलयन को यदि गर्म किया जाए तो फिनॉल प्राप्त होता है। तो बेंजोनियम डाइक्लोराइड देखिए, बेंजोनियम डाइक्लोराइड ये फार्मूला आप लोग को तो कल ही समझाए थे, कैसे है क्या है सब डिटेल बताए थे। तो अब इसके जलीय विलयन लेंगे, H2 लेंगे और हम इसको गर्म करते हैं तो N2 और H और Cl गायब हो जाता है और OH ये जो ग्रुप बचा H2O से OH यहाँ आकर ऐड हो जाता है और फिनॉल बनकर हमारी तैयार हो जाती है। इसके बाद है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा भी इसे बनाया जाता है। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गलाने पर सोडियम फिनालेट बनता है। अब इसको H2SO4 द्वारा जब आप अपघटित कीजिएगा तो फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए शांत H2SO4 को बेंजीन को हमने लिया NOH में, अब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना दिया। अब हम इसे NOH के साथ जब भी कराएंगे तो इसमें करना क्या है, सिंपल सी चीज है, कल भी बताए थे, सोडियम सल्फाइड बनाकर बाहर कर दीजिए। SO3 दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, तो सोडियम सल्फाइड बनाकर इसको बाहर कर दीजिए, अब बाकी को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहां पर हमने किया है Na2SO3 बाहर कर दिया। इसके बाद OH दो गो है तो H2 बाहर निकाल देंगे, बच जाएगा O यहां पर आकर जुड़ा रहेगा Na यहां जोड़ दिए। अब आप आसानी से इस तरह से समझे कि सोडियम सल्फाइड, हम इसमें सोडियम सल्फाइड को बाहर निकाल देंगे। पहली बात, सोडियम सल्फाइड को बाहर निकालेंगे, फिर जल को बाहर निकालेंगे और बाकी को जोड़ देंगे। तो निकालने का आसान तरीका है, यहां पर जो हम दो अणु लिए हैं तो Na2SO3 ये बाहर निकल गई, ठीक है। यहां बच गया क्या, Na2OH है तो H2O बाहर निकला तो यहाँ O बचा, यहाँ O हमने ऐड कर दिया। देखिए ONA सोडियम फिनालेट। अब सोडियम फिनालेट को H2SO4 के साथ हमने बताया अपघटित कराए जाएंगे, तो इसमें अपघटन में भी वही होगा, सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट निकलेगा, वहां पर सल्फाइड था तो सल्फाइड निकला, तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट के रूप में बाहर निकलेगी। अब देखिए आप बताइए, यहाँ पर दो अणु लेना पड़ेगा तो Na2SO4 बाहर निकल गया, यहाँ पर दो गो ऑक्सीजन और दो गो H2 है तो 2OH, तो 2OH ग्रुप जुट गया। तो इस तरह से इसका हम फिनॉल का निर्माण करते हैं। इसके बाद क्लोरोबेंजीन द्वारा, क्लोरोबेंजीन को जलीय NOH के साथ उच्च दाब पर 573 केल्विन पर गर्म करने के बाद निर्मित विलयन को अम्लीकृत करके फिनॉल प्राप्त किया जाता है। अम्लीकृत करना मतलब अम्ल के द्वारा। तो देखिए हम क्लोरोबेंजीन लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए, 623 के और 300 ATM दाब पर हमने इसको गर्म किया है। गर्म करने के बाद ये यहाँ पर बन गया, तैयार हुआ। अब इसको हमने क्या किया, HCl अम्लीकृत किया, HCl लेंगे, HCl में अम्लीकृत करते ही ये क्या हो जाएगा, NaCl बनकर बाहर निकल जाएगा और OH यहाँ जुट जाएगा। अब व्यापारिक विधि, क्योंकि इसका
व्यापक पैमाने पर उपयोग होता है, इसलिए इसकी व्यापारिक विधि को भी हम लोग जानकारी रखते हैं। क्यूमिन से, क्यूमिन में वायु प्रवाहित करने पर क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बनता है, जिसे गर्म तथा तनु H2SO4 द्वारा अपघटित कराने पर फिनॉल प्राप्त हो जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, क्यूमिन यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसको ऑक्सीजन द्वारा अपघटित कराएं। अब ऑक्सीजन में हो क्या, आपको करना क्या है, यहाँ पर करना है O2 है। ये आप जानते हैं कि कार्बन पर 4 बंधन होती है। अब 4 तो इसको हटाइए, इसको हटाइएगा, ऑक्सीजन यहाँ जोड़िएगा, ऑक्सीजन डबल होता है तो हाइड्रोजन चल जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो OH। तो यहाँ पर आपको ये ज्यों कहते हुए रखना है, इस H को हटाना है, एक O यहाँ जोड़ दीजिए, अब फिर एक बंधन सिंगल देकर OH ग्रुप को जोड़ दीजिए। अब इसे आप जल अपघटित कराइएगा तो क्या होगा, H2SO4 द्वारा, यहाँ पर देखिए H2SO4 न लिखकर H3O+ दिया। आप जानते हैं H+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन के रूप में H3O+ के रूप में लिखा जाता है। H+ का मतलब होता है अम्लीय, जहां भी H+ दिखाई दे तो आप जान लीजिए कि वो अम्लीय है। तो यहाँ पर H2SO4 न लिखकर हम H3O+ डायरेक्ट लिखे हैं, और इसके बाद जब इसके द्वारा अपघटित कराइएगा तो ये CH3CO CH3 बनता है। इसको क्या कहते हैं, नामकरण बताए थे ना, कॉमन और IUPAC दोनों ने। मिथाइल मिथाइल है, डाइमिथाइल कीटोन, ध्यान रखिएगा, डाइमिथाइल कीटोन बनकर तैयार हो गया, साथ साथ हमको फिनॉल भी प्राप्त हो जाता है। अब आइए कोलतार से देखें, कोलतार से बड़े पैमाने पर फिनॉल प्राप्त किया जाता है। कोलतार का आंशिक श्रवण करने पर 433 से 503 केल्विन के बीच मध्य तेल प्राप्त होता है। इसमें फिनॉल के अतिरिक्त ग्लिसरॉल, नैप्थलीन तथा थोड़ा पिराडीन भी उपस्थित रहता है। अब इसको मैंने पूरी विधि का यहाँ वर्णन कर दिया है मुख्य रूप से, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस विधि को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम जरा चलते हैं इसको थोड़ी सी गुण पर, बनाने की विधि तो बताए ही, अब आते हैं गुण पर। तो फिनॉल एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यहाँ पर मैंने लिखा है इसका द्रव्यमान 315 के तथा क्वथनांक 455 के होता है। फिनॉल में OH बंध ध्रुवीय होने के कारण अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा निम्न रूप से संगुलित रहते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा ये 2 बंधन होते हैं, एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। तो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड न होकर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और इसके अणु इसमें इसी द्वारा और आगे की ओर जुड़ते जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको बताया गया है कि जब हाइड्रोजन अपने से अधिक विद्युत ऋणी तत्वों से जुड़ा रहता है तो वो एक क्षीण बंधन का निर्माण करता है, जिसे हाइड्रोजन बंधन के नाम से जानते हैं, और उसे डॉट 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 द्वारा सूचित करते हैं। होता एक्चुअली क्या है कि आप जानते हैं कि जो ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, वह इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी प्रतिकर्षित कर लेगा, तो उस पर डेल्टा माइनस यानी आंशिक आवेश माइनस आता है, और दूसरे हाइड्रोजन पर जो होता है आंशिक धन आवेश डेल्टा प्लस होता है। और इन आंशिक आवेश जो होते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन बंधन का निर्माण होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन बंधन, इसमें भी फिनॉल में भी वही स्थिति है, तो यहाँ पर OH का बंधन का निर्माण होता है। इसीलिए चूंकि अब बंधन बना मजबूती बढ़ गई तो ऑटोमेटिक इनका क्वथनांक अपने समान अनुभार वाले अन्य यौगिकों से अधिक होंगे। जो बंधन जितना ही मजबूत होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ही ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और उसकी क्वथनांक उतने ही अधिक होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। विलेयता मैंने पहले ही बताया कि अब फिनॉल जो होता है कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक घुलकों में बहुत आसानी से घुलता है, लेकिन हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण ये जल में भी अल्प विलय होता है। अच्छा, इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिसे फिनोलिक गंध कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये एक विषैला पदार्थ है और त्वचा के संपर्क में पड़ने पर फफोले उत्पन्न होते हैं। अब रासायनिक गुण में हम लोग चलते हैं। तो रासायनिक गुण में हम लोग चलेंगे, पहले OH मूलक के कारण जो ये अभिक्रिया होती है उस पर हम लोग जरा ध्यान देंगे। कास्टिक क्षार की अभिक्रिया, यदि आप कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये फिनालेट बनाता है, ये घुल जाता है इसमें।
अब देखिए C6H5OH और NaOH है, जल को बाहर निकाल दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। OH है, NaOH है, तो इसका OH और ये H2O बनकर बाहर और H की जगह पर Na आ जाता है। यह सोडियम के साथ भी अभिक्रिया कर सोडियम फिनोलेट तथा हाइड्रोजन बनाता है। यह सोडियम धातु के साथ भी अभिक्रिया उसी तरह से करता है। उसमें तब ऑटोमेटिक है, बेचारे को तो जल नहीं मिलेगा ना। यहाँ पर तो O था तो जल बना दिया था ऑक्सीजन होने के कारण, और यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ Na जुटेगा तो केवल हाइड्रोजन ही बाहर निकलेगी, इसलिए हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखिए, दोनों में यही अंतर है। आइए फिनाइल की अम्लीयता, क्षार से अभिक्रिया कराए, इसी तरह से ऑटोमेटिक आप लोगों के दिमाग में क्लियर होगा कि अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। और कल भी एनिलीन के बारे में मैंने बताया था कि यह फिनॉल से ज्यादा क्षारीय होता है। कौन? एनिलीन। मतलब एमीन ग्रुप जो होती है फिनॉल से ज्यादा क्षारीय होता है। एमीन के बारे में मैंने जानकारी दिया था, क्यों होता है, क्या कारण भी मैंने बताया था। तो ऑटोमेटिक है, इससे ज्यादा क्षारीय मतलब ये भी क्षारीय है। अब इसका क्षारीय के क्या कारण है भाई, तो आप गौर कीजिएगा। ये इससे ज्यादा क्षारीय होता तो इसमें अम्लीय गुण पाई जाती है। हम अभी अभी बताया कि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ऑटोमेटिक है, जब क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। तो ये अम्ल होती है फिनॉल की अम्लीयता। ये क्यों होती है, इसके बारे में हमने यहाँ पर लिखा है कि बेंजीन वलय में sp² प्रसंकरित कार्बन से जुड़ा होता है। जो हाइड्रोक्सी समूह है sp² प्रसंकरित, ये कार्बन से जुड़ा रहता है। अब sp और प्रसंकरित कार्बन के उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण फिनॉल अणु के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पर घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH बंधन की ध्रुवीय प्रकृति बढ़ जाती है और ये परिमाण स्वरूप आसानी से प्रोटॉन यानी H+ आयन मुक्त कर देता है। अब H+ आयन देखिए यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है, बढ़ने के कारण H+ आसानी से मुक्त करता है तथा फिनोक्साइड आयन बनाता है। इसी कारण इसकी अम्लीय गुण प्रदर्शित होता है। अब अम्लीय है, जस्ता के साथ अभिक्रिया। देखिए जस्ता के साथ अभिक्रिया करेगा तो जस्ता ऑक्सीजन को लेकर हटेगा। आप जानते ही हैं कि ये 2A है और ये 5 एक ग्रुप है, तो इनमें थोड़ी सी प्रीति ज्यादा होती है। तो ये ZnO का निर्माण कर अर्थात जिन से करेगा ऑक्सीजन को लेकर हटेगा, ZnO बनेगा और ये यहाँ जुड़कर C6H6 यानी बेंजीन बना देगा। देखिए यहाँ बना दिया बेंजीन। एल्कीकरण, एल्किलेशन, फिनॉल के सोडियम लवण की अभिक्रिया एल्केल हैलाइड से कराने पर फिनोलिक ईथर बनता है। तो इसमें आपको तो आप बार बार बताए हैं एक चीज कि यदि 7A रहे और 1A रहे तो वो लेकर अलग हट जाता है, भागता है। जानकारी दिए थे, ठीक यहीं पर वही क्रिया हुई है। देखिए Na था, Na और CH3I लिए हैं तो NaI भाग गया और यहां पर ये जुट गया, मेथिल फेनिल ईथर बन गया। एसिडीकरण, देखिए एसिडीकरण में होता है ये एसिड क्लोराइड। देखिए एसिड क्लोराइड दिया है मैंने CH3COCl। आप चाहें तो C2H5COCl भी ले सकते हैं। या एसिड एनहाइड्राइड लीजिए, यानी कि जो एसिड से व्युत्पन्न है एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड से अगर कास्टिक क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया आप कराइएगा तो एस्टर बनेगा। इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन लेकर बाहर चला जाएगा और बाकी वहां जुट जाएगा। आप लोग क्या देख रहे हैं कि हर अभिक्रिया में एक ही चीज दिखाई दे रहा है, क्या हाइड्रोजन क्लोरीन लेकर जा रहा है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, और नहीं तो जो धातु है वो और ऑक्सीजन लेकर जाता है। धातु अब 7A क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी ग्रुप को लेकर हटता है, बाकी को हम लोग जोड़ देते हैं। ये इतनी इजी अभिक्रिया है कि दिमाग में रखना आसान होती है, और आसानी का कारण यही है कि इसमें का क्लोरीन और हाइड्रोजन हम निकाल दे और बाकी को जोड़ दे। तो देखिए C6H5OCH3 देखिए बन गया, HCl बाहर निकल गया, तो यहाँ पर जुट गया और जुट कर HCl बाहर निकल गई। ठीक है, यही अभिक्रिया एसिड एनहाइड्राइड से भी मैंने बताया।
तो इसमें देखिए, इसमें तो क्लोरीन है नहीं, तो इसमें क्या होता है कि ये दो पार्ट में टूट जाती है। अब COCH3 और C6H5O ये मिलकर बना देगा फेनिल एसीटेट, और ये जो बचा हुआ है वो बन जाएगा एसिटिक अम्ल। अमोनिया से अभिक्रिया, फिर वही बात आया, OH और H मिलकर H2 बनाकर हट जाएंगे, O और H H2 बनेंगे, अब बाकी जुट जाएगा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आपको बताया तो याद होगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की इस अभिक्रिया सबसे इजित होती है। वो करता क्या है कि POCl3 बनाकर बाहर निकल जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कोई यही नहीं किसी में भी POCl3 बनाकर अलग हो जाएगा। और एक क्लोरीन हाइड्रोजन, यदि OH रहे तो एक हाइड्रोजन से लेकर भागेगा तो HCl बनाएगा, और एक Cl जो होगा वहां जुट जाता है। यही बताया था ना हर बार मैंने, देखिए वहां पर भी है। OH पर गौर कीजिएगा, HCl, अब POCl3 तो कंप्लीटेड बनता ही है, ये जानते हैं, और OH हटेगा, उसकी जगह पर Cl आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया हमको इतना बार बता चुके हैं, सब में एक ही जैसा, तो हमें उम्मीद है कि इस अभिक्रिया को आपको देना आसान होगा और न याद करना न कुछ। बेंजीन केंद्रक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो दूसरी है, OH के बाद हम बेंजीन केंद्रक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताएंगे, जिसमें OH ग्रुप ना भाग लेकर बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वो भाग लेता है। तो देखिए नाइट्रोकरण, नाइट्रेशन हम चलते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया तनु HNO3 से कराने पर अर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ये रहेगा जैव का तेल, अब OH भाग नहीं लेगा। अब जो बताने जा रहे हैं नाइट्रेशन में, अब NO3 इससे अभिक्रिया करेगा और अर्थो और पैरा पोजीशन पर, अर्थो मेटा पैरा, तो अर्थो और पैरा का ये मिश्रण देता है। ठीक है, दूसरा होता है सांद्र HNO3, इसी को ज्यादा उपयोग हम लोग करते हैं। सांद्र, अब एक ध्यान दीजिए, ये क्यों उपयोग किया जाता है उसका भी कारण बताएंगे हम। फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 एवं H2SO4 के मिश्रण से कराने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे पिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, बनता है। देखिए यहां पर अब 3 गो ऑटोमेटिक है, 1, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो। तो यहां पर जाएगा, देखिए 2 पर जुटेगा, 4 पर और 6 पर। देखिए 1 तो जो क्रियात्मक समूह है 1 तो रहेगा ही, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, तो 2, 4, 6, देखिए यहां पर जुड़ा है 2, 4, 6 पर जुट गया, और 3 गो जल के अणु बाहर इसमें से निकल गए, क्योंकि NO2 जुटेगा, NO2 जुटेगा तो 3 गो O बचेगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये, और इसका भी H मिलेगा इसको, तो जल बनकर निकलता है, बाकी NO2 जो है इसमें जुट जाता है। हैलोजनीकरण, निम्न ताप पर अध्रुवीय विलायक जैसे CH2 के माध्यम में फिनोल ब्रोमीन से अभिक्रिया का अर्थो एवं पैरा ब्रोमोफिनोल देता है। अब देखिए अर्थो और पैरा, ये 2 जगह ये जुटकर इनका मिश्रण ये देता है। अब अभिक्रिया आप ब्रोमीन जल से जब कराइएगा तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का श्वेत अवक्षेप ये प्रदान करता है, यानी कि 2,4,6। आप देखिए जो ऊपर नाइट्रो वाला है जस्ट लाइक उसी तरह से अभिक्रिया दे रहा है, यानी कि आप ऊपर में देख सकते हैं ये जो अभिक्रिया हुई इसमें भी अर्थो और पैरा दिया। नीचे आइए आप देख सकते हैं इसमें भी आपको दिया है 2,4,6 दिया है, जस्ट लाइक इसमें भी आप ब्रोमीन को भी कर रहे हैं तो उसी तरह से मिल रहा है, अर्थो ब्रोमोफिनॉल पैरा ब्रोमोफिनॉल। और आप जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। फल्फोनीकरण, फल्फोनीकरण से स्पष्ट है कि नाम से ही H2SO4 से कराना होगा। तो देखिए हमने लिख दिया है कि फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 अम्ल से कराने पर अर्थो एवं पैरा फिनॉल फल्फोनिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, अर्थो और पैरा। यानी कि यदि अगर IUPAC दे तो 1, 2
4 2 4 2 और 4 दोनों का मिश्रण ये प्रदान करता है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जरा इसको ध्यान आप लोग रखिएगा एग्जाम के व्यू से कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर ऑर्थो क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल प्राप्त होता है और इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है उपस्थित रहता है। तो देखिए हमने इसको तीर पद लिख दिया है। अब इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराया? मेथिल क्लोराइड से। मेथिल क्लोराइड से हमने कराया और जो ही मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराया तो इसमें का Cl बाहर निकलकर CH3 जो ग्रुप है यहाँ पर जुड़ता है। कहाँ पर? आपको देखिए यहाँ पर लिखने ऑर्थो पोजिशन, ये जानते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो पर जुटेगा और पैरा पर। तो एक ऑर्थो वाला प्राप्त होगा, एक पैरा वाला। देखिए एक ऑर्थो एक पैरा। कोल्बे अभिक्रिया, जब फिनॉल के सोडियम या पोटासियम लवण को CO2 के साथ 393 के 413 केल्विन 1.5 ATM दाब पर गर्म किया जाता है तो सैलिसाइलिक अम्ल का लवण बनता है जो जल की क्रिया द्वारा सैलिसाइलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा हम 2 मिनट बोर्ड पर आते हैं। हाँ, तो मैं आपको कोल्बे अभिक्रिया के बारे में समझा रहा था। तो ये देखिए, ये आप तो बना लिए फिनॉल। हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं या सिंगल डबल भी कर सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं या सिंगल डबल करके OH को यहाँ जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम आपको क्या करें? NaOH बताया आपको। NaOH के करेंगे तो हम आपको बताए हैं कि ये OH और ये H बाहर निकलेगा, निकल गया, और Na यहाँ आकर जुड़ जाएगा। ये लिख देते हैं ONA, क्योंकि ये निकल गया और ये निकला, तो बाहर गई तो H2O बना और O के साथ ये Na जुड़ जाएगा। अब हम आपको बताए थे कि 393 से 413 केल्विन और 1.5 ATM दाब पर, तो हम इसको दाब ले लें 1.5 ATM, और तापमान आपको बताए थे 393 से 413 केल्विन तापमान पर जब करते हैं तब हम इसको आसानी से सुविधा के लिए इसी तरह से लिख लें, सिंगल डबल करने से अच्छा है। अब यहाँ पर OH समूह जो है हो रहेगी, और ध्यान रखिए किससे कार्य साथ अभिक्रिया कराने के लिए बोले थे? CO2 यहाँ पर हम CO2 के साथ कराएंगे। अभिक्रिया करा देते हैं CO2 के साथ, तब यहाँ पर ये पोजीशन पर आएगा COONA, क्लियर? COONA और H यहाँ जुट जाएगी। तो इस तरह से ये बना। अब आपको इसको तानु HCl से, किससे कराएं? तानु HCl से कराएंगे। तो अब क्या होता है कि जो Cl है वो Na को लेकर भागेगा। हमने आपको बार बार बताया है कि ये जो Cl है इस Na को लेकर हट जाएगा। अब यहां लेकर हटेगा तो क्या बनेगा भाई? आप ही देखिए, OH और ये हो जाएगा COO और यहाँ आ जाएगा H, हो गया सैलिसाइलिक अम्ल। इस तरह से सैलिसाइलिक अम्ल बनकर तैयार होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर आए हम लोग अपने PPT पर, ध्यान दें। अब अगला जो रिएक्शन है ये भी आप लोग को महत्वपूर्ण है, रीमर टीमैन अभिक्रिया। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एवं कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रीमर टीमैन अभिक्रिया। यानी सैलिसिल
एल्डिहाइड बनना फिनॉल से किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कहलाता है रीमर टीमन अभिक्रिया। इसमें भी आपको देना होगा तो कुछ नहीं करना, एल्डिहाइड नाम ही है एल्डिहाइड। अब वहां पर सैलिसिलिक अम्ल दिए थे तो C+OH जोड़े थे। अब यहां पर क्या होगा, एल्डिहाइड है तो C+OH की जगह पर CHO आएगा। क्लियर। तो देखिए यहां पर है NOH, अब होता है Cl और N, बताए हैं बार बार, NaCl 3 Na और 3 Cl 3 NaCl बनकर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, OH है और H है तो 2 OH और एक ये है, तो इसमें आप देखिएगा कितना है, 3 OH है और एक 4 OH है और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो OH तो अपने स्थान पर ही रहेगा, लेकिन अब 2H2O बनकर बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन एक बचेगा, हाइड्रोजन एक बचेगा और क्लोरीन एक बचेगा। तो ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन एक और कार्बन एक बचेगा, कार्बन एक बचेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि Cl और Na ये दोनों मिलकर NaCl बनकर निकल गए। 2H2O बनकर निकल गया तो 2 ऑक्सीजन लेकर निकल गया, तो अब बचा कितना, 1 ऑक्सीजन। अब 1 ऑक्सीजन जो बचा वो CHO के साथ जुटेगा तो यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाएगा और इसी कहते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर। इसके बाद हम जो युग्मन अभिक्रिया, तो युग्मन अभिक्रिया के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो क्षार की उपस्थिति में यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मित होकर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन देता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन देता है, यानी कि ये जुड़ने का काम होता है। तो आपको तो ये तो ऑटोमेटिक है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को तो हटाना ही पड़ेगा। देखिए हटाया गया यहां पर, आपको कल भी बताए थे, कल इसके बारे में, यानी पिछली प्रीवियस वीडियो हम अगर कहें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में और उसका अभिक्रिया भी आपको विस्तृत रूप से जानकारी दिया था। उसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये बाकी ग्रुप जुट जाएगा। देखिए यही काम यहाँ हुआ है। तो HCl बाहर निकाल दिए और जो है ज्यों का त्यों और इस बेंजीन ग्रुप को इसके साथ ऐड कर दिए। देखिए यही काम हुआ है, यहाँ HCl बन गई। अब इसके बाद यहां पर एक और दिखा देते हैं युग्मन अभिक्रिया के, फिनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एल्डिहाइड के साथ अगर गर्म किया जाए तो फिनॉल पैथिलीन नाम बनता है। यह क्षार के साथ लाल रंग उत्पन्न करता है। अम्ल क्षार और मापन में फिनाइल पैथिलीन सूचक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अम्ल क्षार जब टाइट्रेशन किया जाता है तो उस वक्त फिनॉल पैथिलीन का उपयोग किया जाता है सूचक के रूप में। तो वो बनता कैसे है, तो वो भी बनता है, देखिए यहाँ पर बताया है, फिनॉल को शांत H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने गर्म किया है, ये रहा फिनॉल, आपका फिनॉल है। ये जो कार्बन पर आप जानते हैं प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ OH ग्रुप यहाँ पर दर्शा दिए। अब कहिए कि सर इसको उल्टा कर दिए हैं, क्यों? उल्टा करने का कारण है कि जरा रिएक्शन समझाने में आसानी हो। अब इसको हमने जो लेंगे तो इसका ऑक्सीजन और इस दोनों का हाइड्रोजन मिलकर जल बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन पर ये दोनों फिनॉल समूह जो है जुट जाएगा। ऐसे ही फिनॉल पैथिलीन कहते हैं। अच्छा, फेरिक क्लोराइड की अभिक्रिया, या फेरिक क्लोराइड के उदासीन विलयन के साथ अभिक्रिया करके लोहे का जटिल यौगिक देता है फेरिक फेनॉक्साइड, जो कि बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसके महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को भी समझा। अब जरा हम लोग ऑक्सीकरण पर इसको ध्यान दिया जाए। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग, आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिक अम्ल द्वारा कराने पर बेंजोक्विनोन बनता है और बेंजोक्विनोन यानी हाइड्रोजन हटता है, वहाँ ऑक्सीजन जुटती है। तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन आकर जुट जाएगा। अब कहिएगा हाइड्रोजन यहाँ का क्या हुआ, तो H2O बनकर बाहर निकला, सीधी सी बात है। अब उपयोग क्या होता है,
ये आप लोग को हमको लगता है कि इसको विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिनोल का हमने यहाँ पर एक खाचा दे दिया है, जितना समझाया उन सभी का। अब जरा हम लोग चलते हैं ईथर पर। हमने कहा था कि आज हम आपके सामने फिनोल और ईथर दोनों लेकर आए हैं। तो फिनोल तो आप लोगों को क्लियर हुआ, अब जरा हम लोग ईथर पर चलते हैं। और ईथर पर भी हम लोग ज़्यादा चर्चा ना करके डाई एथिल ईथर बनाने की विधि देखेंगे। तो डाई एथिल ईथर, जिसे का IUPAC नेम आप लोग को मालूम ही है, एथॉक्सी एथेन। तो एथॉक्सी एथेन बनाने की हम लोग विधि देखेंगे। प्रयोगशाला में पहली प्रयोगशाला विधि हम लोग जानकारी लेते हैं। प्रयोगशाला में इसको बनाने की जो विधि होती है, तो एथिल अल्कोहल के अधिक में सांद्र H2SO4 अम्ल के मिश्रण को 413 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो ईथर डाई एथिल ईथर यानी एथॉक्सी एथेन तैयार होता है। तो इस अभिक्रिया में पहले क्या होता है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो से हाइड्रोजन होता है। देखिए समझा रहे हैं आपको, H और OH ये हटकर H2O बाहर निकल गई और हाइड्रोजन सल्फेट जुट गया। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पहले बन गया, अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब यही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः, देखिए यहां पर मैंने कहा था एथिल अल्कोहल के अधिक में, फिर एथिल अल्कोहल इसी से रिएक्शन करेगा, जो प्रोडक्ट बना रहेगा उसी से। अब उससे क्या होगा, पुनः रिएक्शन करेगा तो H2SO4 बनाकर बाहर निकाल देगा और बाकी डाई एथिल ईथर तैयार हो जाता है। देख लीजिए जो ये बना उसको हमने उठाकर यहाँ लाया, एथिल अल्कोहल से किया, हाइड्रोजन और HSO4 को लेकर H2O बाहर निकाल दिया, H2SO4 बाहर निकाल दिया और डाई एथिल ईथर बनकर तैयार हो गया। अब इसको हमने कैसे बनाया गया है वर्णन किया है। अब अन्य विधियां भी जो है हम लोग जाने, अल्कोहल के निर्जलीकरण से। निर्जलीकरण का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जल को हटाना, जल अणु को हटाना। तो अगर अल्कोहल के हम लोग 2 अणु ले और उसमें से जल हटा दे तो ऑटोमेटिक ईथर बन जाए, क्योंकि OH समूह इसका, H इसका निकल जाएगा, O बचेगा, बाकी जुट जाएगा, डाई एथिल ईथर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए ऑटोमेटिक है, डाई एथिल ईथर बनाना है तो आपको एथिल अल्कोहल लेना होगा। विलियम संश्लेषण, एथिल आयोडाइड के अल्कोहलिक विलयन को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है और इस अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो आपको नाम हम बताया एथिल आयोडाइड, मतलब इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड के अल्कोहली विलयन को हम लोग सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया जब कराएंगे तो डाई एथिल ईथर बनता है। तो हम लोग आए देखें, ये हो जाएगा इथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड सोडियम एथॉक्साइड। देखिए यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड ले लिए हैं। अब इसका कराएंगे, आपको तो कितना बार समझा चुके हैं कि सोडियम और 7A का ग्रुप जब भी रहेगा ना तो लेकर भागता है। हम बताए हैं आपको कि 1A और 7A जब भी रहेगा, अभी तक हमको लगता है कि 50 बार वर्णन कर चुके हैं। फिर वही यहाँ परिस्थिति है, रिएक्शन इसीलिए कठिन होता है जब आप रखते हैं और थोड़ा सा लॉजिकल समझ लेते हैं कि किसको किसके साथ प्रेम ज्यादा है और लेकर हटता है तो आसानी से समझ में आ जाती है। तो यहाँ Na और I हट गया, अब बाकी जुट गया। देखिए आपको याद करना है नहीं, कुछ नहीं, आप जानते हैं एथिल आयोडाइड और सोडियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करना है। तो Na और I हटा दीजिए, अब जो बचा हुआ है जोड़ दीजिए, डाई एथिल ईथर तैयार हो गया। अब आते हैं एथिल आयोडाइड का शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी कि उनको एक साथ लेकर गर्म कर दीजिए तो भी आपको ईथर बन जाता है। क्योंकि आपको बताया है कि जो भी जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 वाले को, बाहरी कक्षा में जिसकी 7 इलेक्ट्रॉन होती है उसके साथ ज़्यादा प्रीति होती है, प्रेम होती है, आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि सिल्वर है, यानी कहीं एक तरह से ये भी कह दे कि जो धातु है ना वो अधातु वाले से ज़्यादा प्रेम रखते हैं। तो ऑटोमेटिक है ये सिल्वर है, आयोडीन है, ये इसको लेकर
हटेगा। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को इसको अणु लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 को लेना पड़ेगा ना, तभी ना 2 को यहाँ से I के साथ ऐड होगा, इसलिए इसका हमने 2 अणु लिया, अतः 2AgI बनकर बाहर निकल गया। अब बाकी को इसको जो बचा हुआ है हम जोड़ देते हैं। कैसे जुटेगा भाई? तो देखिए CH3CH2, ये O बचा है बेचारा, जोड़ने का काम करेगा O। अब वैलेंसी 2 होती है, एक सिंगल बॉन्ड दे करेगा, जो दूसरा वाला है यहाँ जोड़ दिए। देखिए यही काम हमने किया है और ये आसानी से यहाँ हमारा बनकर तैयार हो गई है। अब आते हैं इसके भौतिक गुण पर। अब हम बनाने की विधि के बाद इसके भौतिक गुण और फिर रासायनिक गुण पर ध्यान देंगे। तो भौतिक गुण के हमको नहीं लगता है कुछ समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि इतना बात समझा चुके हैं, इसे आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। हम रासायनिक गुण पर ही ज़्यादा जोर देंगे। तो ईथर कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशीलता के कारण ईथर प्रमुख रासायनिक अपकर्मक नहीं होते, परंतु अच्छा विलायक होने के कारण अन्य अपक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। यानी ये प्रमुख रूप से विलायक के रूप में उपयोग होता है, क्योंकि ये इसकी क्रियाशीलता कम होती है, लेकिन ये अच्छा विलायक है। अब इसमें अच्छा विलायक होने का जो कारण है उसको भी हमने बता दिया कि इनमें उपस्थित एल्किल समूह के कारण प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। दूसरा है ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर के कारण अपक्रिया, और CO बंधन के विखंडन के कारण अपक्रिया। ये 3 है, हम इन तीनों पर ही चर्चा करेंगे। ओके, तो 3 पर ही चर्चा करेंगे। पहला है एल्किल समूह के कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का बार बार समझा चुके हैं, हाइड्रोजन का ऐड होना, जुटना। अब यहां पर हाइड्रोजन में आप क्लोरीन ले, आयोडीन ले या ब्रोमीन ले। देखिए यहां पर Cl हमने लिया है और इसको क्लोरीन ऐड हुआ, ऑटोमेटिक है कि यहाँ जगह कहाँ मिलेगा भाई? हाइड्रोजन के स्थान पर, यानी H और Cl ये बनकर बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्लोरीन आकर जुटेगी। तो देखिए हमने यहाँ पर उठाया है ये बीच वाले पॉइंट जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं उन पर। अब यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर निकले हैं, देखिए यहाँ से बाहर निकल गए और यहाँ पर जो हटाया एक हाइड्रोजन वहां पर क्लोरीन जुट गया। इसी तरह से बारी बारी से ये जुटते जाते हैं, जुटे। अब इधर वाला भी ऑक्सीजन कहेगा कि आप लिए तो हम नहीं लेंगे, तो ये भी Cl2 से अपक्रिया करेगा, तो ये हाइड्रोजन भी एक HCl निकालेगा, यहाँ क्लोरीन लेगा। अब आए ईथर के ऑक्सीजन पर उपस्थित निर्जन युग्म के कारण जो अपक्रिया होती है उस पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 लोन पेयर उपस्थित है और इसकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। इस लोन पेयर के उपस्थिति के कारण 1-2 लोन पेयर यहाँ उपस्थित है, आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक। अब ये HCl के साथ ये क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा, उपसंयोजक बंधन बनाने का काम करेगा। तो ये कहता है ये प्रबल खनिज अम्लों के साथ ऑक्सोनियम लवण बनाता है। जब शुष्क HCl गैस निर्जन डाईएथिल में प्रवाहित की जाती है तो और विलयन को ठंडा किया जाता है तो डाईएथिल ऑक्सोनियम लवण बनता है, योग हो जाता है। और इसका योग होने का कारण ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये उपसंयोजक बंधन बनाता है। अच्छा, इसके बाद है डाईएथिल ईथर ठंडी अवस्था में प्रबल H2SO4 से अपक्रिया कर डाईएथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। यहाँ पर भी वही चीज है जो कि मैंने ऊपर समझाया, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ये। इसके बाद है बोरेन ट्राइफ्लोराइड के साथ अपक्रिया ईथर लुईस अम्ल तथा गिरनार्ड अभिकर्मक के साथ संकुल बनाता है, यानी कि योगशील अपक्रिया बनाता है। आप जानते ही हैं कि गिरनार्ड अभिकर्मक कहते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को। तो यहाँ एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो है उसके साथ ये संयोग करता है और इसका संयोग करने का जो तरीका है तो देखिए RMgX लिया है, ING पता तो ही बॉन्ड होता है तो ऑटोमेटिक है ये लोन पेयर के कारण इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी उपसंयोजक बंधन बनाता है। और 2 है लोन पेयर तो 2 को कोऑर्डिनेट बनाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों बनाया है, तो यही 2 अणु इसका यहाँ जुट जाते हैं। अब तीसरा जो है अपक्रिया है कार्बन ऑक्सीजन बंधन का विखंडन के कारण जो अपक्रिया होती है उस पर बात हमने कर चर्चा करेंगे।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया गर्म अवस्था में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया कर यह एथिल अल्कोहल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट देता है, और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन के बंधन के टूटने के कारण होता है। देखिए यह कार्बन ऑक्सीजन से जुटा हुआ है, यहां बंधन टूटी, और ये जो पूरी प्रक्रिया है HSO4 से हाइड्रोजन और ये पूरी ऑक्सीजन ये जुट जाती है, और ये जुट कर अल्कोहल का निर्माण कर देते हैं CH3 CH2, और ये H जो है यहाँ आकर जुटता है और अल्कोहल बनाता है, और बाकी जुट जाती है आपस में बचा हुआ CH3 CH2 और HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसके बाद हम चलते हैं हाइड्रोजन अम्ल की अभिक्रिया। हाइड्रोजन अम्लों में HI सबसे क्या अधिक क्रियाशील होता है, उच्च ताप पर डाई एथिल ईथर HI के अधिक्य में अभिक्रिया कर एथिल आयोडाइड का निर्माण करता है। अर्थात HI के साथ यदि हम इसको गर्म करें तो हमें एथिल आयोडाइड यानी इथाइल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम एथिल कहे या इथाइल दोनों का मतलब एक होता है, या आयोडो एथिल भी कहे तो वही बात हुई। तो यहां पर देखिए HI जो है ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन है C2H5, ये बंधन यहां से टूट गई, और बंधन टूट गई तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेकर निकल गया H2O बाहर, और यहां पर ये C2H5 का दो अणु 2 I से ऐड करके C2H5I यानी कि इथाइल आयोडाइड का निर्माण कर देता है। इसके बाद हम चलते हैं एस्टिल क्लोराइड की अभिक्रिया। निर्जल जिंक क्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में डाई एथाइल ईथर को एस्टिल क्लोराइड के साथ यदि आप गर्म करें तो कार्बन ऑक्सीजन बंधन के विखंडन के फलस्वरूप एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट बनता है। इसमें वही आपको यहाँ पर बंधन है, इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद ये जो बना COCH3 एक और Cl एक, तो Cl को लेकर C2H5 भागेगा तो एथिल यहाँ पर क्लोराइड बन जाएगी, और बाकी यहाँ जुट जाएगा। तो आप देखिए एसीटेट ग्रुप हो जाता है COOCH3, तो एसीटेट ग्रुप आ जाएगा तो एथिल एसीटेट, एस्टर ग्रुप आएगा COO, तो यहाँ पर एथिल एसीटेट बनकर तैयार होता है। एसिक एनहाइड्राइड के बाद उसी तरह से अभिक्रिया होती है, टूटता है। इस तरह से मैंने आपको डाई एथाइल ईथर के बारे में संपूर्ण जानकारियां दिया। शॉर्टकट में, चूंकि ये क्रैश कोर्स है जिसके कारण हमने आपको बहुत ही शॉर्टकट में इसको ले गया और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको चर्चा करते हुए इसको समझाया। उम्मीद है कि आपको इससे जरूर लाभ मिलेगी। आज के इसी क्लास के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ।